नमस्ते, मैं डॉक्टर रति वासनकर आपका स्वागत करती है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे डायबिटीज के कुछ साइंटिफिक कारण, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में अंतर, शुरुआती सिम्टम, साथ में ये भी जानेंगे कि ब्लड शुगर, इंसुलिन और पैनक्रियास का आपस में क्या संबंध है, और अगर आपको डायबिटीज डिटेक्ट हो गई है तो किस हद तक इसे कंट्रोल या रिवर्स किया जा सकता है। उसके लिए लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए और कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स के बारे में भी बात करेंगे जो डायबिटीज रिवर्सल में मदद करती है। भारत को सदियों से योग और आयुर्वेद की भूमि के रूप में जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में हमारे देश के साथ एक और नाम जुड़ गया है, डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सोचिए, सिर्फ पिछले 25 से 30 सालों में डायबिटीज के मामले लगभग 10 गुना बढ़ चुके हैं। आज स्थिति ये है कि हर छठवां भारतीय इस बीमारी से जूझ रहा है, चाहे वह गांव में रहता हो या किसी मेट्रो सिटी में। डायबिटीज अब सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी नहीं रही, बल्कि 20 साल के युवा से लेकर स्कूल जाने वाले बच्चे तक इसके शिकार हो रहे हैं। आयुर्वेद में डायबिटीज को प्रमेय कहा गया है। चरक संहिता के चिकित्सा स्थान अध्याय 6 में प्रमेय के 20 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें 10 कफज, 6 पित्तज और 4 वातज प्रकार हैं। मधु में इनमें से एक गंभीर प्रकार है, जिसमें मधु के समान मीठा मूत्र बार बार आता है। डायबिटीज असल में ब्लड में ग्लूकोज या शुगर का स्तर लगातार ज्यादा हो जाने की स्थिति है। ये कब होता है, ये समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं इंसुलिन क्या है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैनक्रियास के बीटा सेल बनाते हैं। इसका मुख्य कार्य है ब्लड से ग्लूकोज को कोशिकाओं में पहुंचाना और कोशिकाओं को ग्लूकोज से एनर्जी बनाने का सिग्नल देना, या अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में लीवर और मसल में स्टोर करना। अगर किसी कारण से इंसुलिन नहीं बन पाता तो ग्लूकोज कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता, तो परिणाम स्वरूप सेल एनर्जी के लिए भूखे रह जाते हैं, जबकि खून में शुगर बढ़ती रहती है। लंबे समय में ये हार्ट, किडनी, आंखों और नर्व को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक नोट करने लायक बात यह है कि ब्लड ग्लूकोज और ब्लड शुगर एक ही चीज है। मेडिकल टर्म में ग्लूकोज और आम भाषा में शुगर कहा जाता है। इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब शरीर इंसुलिन को सही मात्रा में नहीं बनाता या जो बनता है उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता, तो इस स्थिति को मेनली 2 भागों में बांटा जाता है। पहला टाइप 1 डायबिटीज और दूसरा टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में शरीर में इंसुलिन बन नहीं पाता। इसमें शरीर में कुछ ऑटो एंटीबॉडीज पाए जाते हैं जो इम्यून सिस्टम की मदद से गलती से पैनक्रियास की इंसुलिन बनाने वाली बीटा सेल को नष्ट कर देते हैं और शरीर इंसुलिन नहीं बना पाता। इससे ग्लूकोज कोशिकाओं में नहीं पहुंच पाता और ब्लड शुगर लेवल बढ़ते जाता है। यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। टाइप 1 डायबिटीज खासकर बच्चों में देखने को मिलता है। इसके मामले टाइप 2 डायबिटीज के मुकाबले बहुत कम देखने को मिलते हैं। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन शरीर में नहीं बन पाता, परिणाम स्वरूप एक्सटर्नली इंसुलिन के इंजेक्शन लेना जरूरी हो जाता है। अगर बात करें टाइप 2 डायबिटीज की, तो इसमें मुख्य समस्या इंसुलिन रेजिस्टेंस और बीटा सेल डिसफंक्शन की होती है। पैनक्रियास इंसुलिन तो बनाता है, लेकिन शरीर की कोशिकाएं उस पर प्रतिक्रिया नहीं करती। प्रारंभ में पैनक्रियास ज्यादा इंसुलिन बनाता है, जिसे हाइपर इंसुलिमिया कहते हैं, ताकि सेल में ग्लूकोज प्रवेश कर सके। शुरुआत में पैनक्रियास ज्यादा इंसुलिन बनाकर इसकी भरपाई करता है, लेकिन समय के साथ बीटा सेल थक जाते हैं और इंसुलिन कम पड़ने लगता है, जिसे रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी कहते हैं। मोटापा, खासकर ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, जेनेटिक और मेटाबॉलिक सिंड्रोम में टाइप 2 डायबिटीज होने का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। हम अक्सर सुनते हैं 40 से 50 की उम्र में डायबिटीज के मामले बहुत ज्यादा होते हैं। वो टाइप 2 डायबिटीज ही होता है। टाइप 2 डायबिटीज की शुरुआत उम्र के साथ धीरे धीरे शरीर में जगह बनाती है, जबकि टाइप 1 डायबिटीज का उम्र के साथ कोई रिलेशन नहीं होता और टाइप 1 डायबिटीज सडनली होता है कुछ दिन या हफ्तों में। कुछ कॉमन सिम्टम जो टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज दोनों में देखने मिलती है, जैसे बार बार पेशाब आना, अत्यधिक प्यास लगना, बहुत भूख लगना, वजन कम होना या काम करते समय जल्दी थक जाना।
या धुंधला दिखाई देना। टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज के अलावा कुछ अन्य कारण भी होते हैं डायबिटीज होने के, जो कुछ खास समय के लिए हो सकते हैं और बाद में सामान्य भी हो जाते हैं, जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज जो गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल चेंजेस से होता है, और सेकेंडरी डायबिटीज जो कुछ दवाई जैसे स्टेरॉइड या पैनक्रियाज में चोट लगने से या पैनक्रियाज में कोई बीमारी होने से होता है। टाइप 2 डायबिटीज के प्रमुख कारण, पहला डाइटरी फैक्टर जैसे अत्यधिक मीठा, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, फ्राइड एंड जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक लेना, एक्सेसिव डाइटरी प्रोडक्ट और बार बार स्मोकिंग। दूसरा लाइफस्टाइल फैक्टर, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लेट नाइट और डे टाइम स्लीपिंग, मेंटल स्ट्रेस, एंगर और एंजाइटी। और डायबिटीज के अदर कॉज है जेनेटिक एंड हार्मोनल इम्बैलेंस, लंबे समय तक मेडिसिन यूज करना। आयुर्वेद के अनुसार मधुमेह की उत्पत्ति कफ दोष, मेद धातु, मूत्र व स्रोतस के विकार से होती है। अधिक मधुर, गुरु, स्निग्ध आहार, व्यायाम की कमी, दिन में सोना, मानसिक तनाव, इनसे पाचक अग्नि मंद हो जाती है और मेद और कफ धातु बढ़ते हैं। ओबेसिटी बढ़ती है और मूत्र व स्रोतस में अवरोध होने से अत्यधिक शर्करा मूत्र में आने लगती है। शरीर में डायबिटीज के सिम्टम के बारे में बात करें तो इनिशियल सिम्टम है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी बार बार यूरिन का सेंसेशन होना, एक्सेसिव थ्रस्ट यानी बहुत ज्यादा प्यास लगना, फेटिंग यानी थकान होना और वेट लॉस होना। और एडवांस सिम्टम है पैरों में झुनझुनी, शून्यपन, घाव का देर से भरना और धुंधली दृष्टि, त्वचा का खुजलीदार व रूखा होना होता है। नॉर्मल शरीर में ब्लड शुगर की रेंज खाली पेट 70 से 99 mg/dl होती है और भोजन के 2 घंटे बाद यानी पोस्ट मील 140 mg/dl होती है। अभी जान लेते हैं प्रमुख शुगर और इंसुलिन के लैब टेस्ट के बारे में। फास्टिंग ब्लड शुगर जिसे FBS या FBG भी कहते हैं, जिसमें 8 से 10 घंटे तक कुछ खाए बिना ब्लड में ग्लूकोज लेवल मापा जाता है। ये डायबिटीज या प्री डायबिटीज का पता लगाने के लिए सबसे बेसिक टेस्ट होता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू 70 से 99 mg/dl होती है और प्री डायबिटिक पेशेंट में 100 से लेके 125 mg/dl होती है और डायबिटीज पेशेंट में 126 से ज्यादा होती है। सेकेंड टेस्ट है पोस्ट मील ब्लड शुगर टेस्ट, जिसमें खाना खाने के 2 घंटे बाद शुगर चेक की जाती है। इस टेस्ट में ये पता चलता है कि शरीर खाना खाने के बाद ग्लूकोज को कैसे प्रोसेस करता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू 140 mg/dl से कम होती है और प्री डायबिटीज में 140 से लेके 199 mg/dl और डायबिटीज पेशेंट में 200 mg/dl से अधिक होती है। तीसरी टेस्ट है रैंडम ब्लड शुगर, जिसे किसी भी समय या बिना फास्टिंग के ब्लड शुगर मापने के लिए किया जाता है। ये टेस्ट इमरजेंसी या रूटीन स्कैनिंग में डायबिटीज की संभावना चेक करने के लिए की जाती है। इसकी नॉर्मल वैल्यू 70 से 140 mg/dl और आहार में 200 mg/dl से अधिक हो तो डायबिटीज होने का संकेत होता है। चौथी टेस्ट है HbA1c, जो पिछले 2 से 3 महीनों का औसत ब्लड शुगर लेवल बताता है। पांचवी टेस्ट है कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, जिसमें एक सेंसर 24 घंटे ब्लड शुगर रिकॉर्ड करता है। कुछ टेस्ट है जैसे फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट, इसमें 8 से 10 घंटे फास्टिंग के बाद ब्लड में इंसुलिन का लेवल मापा जाता है। इस टेस्ट को इंसुलिन रेजिस्टेंस पता करने के लिए किया जाता है। दूसरा टेस्ट है पोस्ट प्रांडियल इंसुलिन, इसमें खाना या ग्लूकोज ड्रिंक लेने के 2 घंटे बाद ब्लड में इंसुलिन मापा जाता है। इसमें देखा जाता है कि खाना खाने के बाद पैनक्रियाज कितना इंसुलिन बना रहा है। तीसरा टेस्ट होता है OGTT विद इंसुलिन लेवल, इनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस और बीटा सेल फंक्शन की पूरी प्रोफाइल समझने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। अब जान लेते हैं कुछ आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जो डायबिटीज पेशेंट के लिए लाभकारी होती है। पहली औषधि है गुडमार, जिसे गिलोय भी कहते हैं। ये शुगर डिस्ट्रॉयर के नाम से मशहूर है। ये स्वाद इंद्रिय पर असर डालकर मीठा स्वाद कम करता है और पैनक्रियाज की बीटा सेल को इंसुलिन बनाने के लिए प्रेरित करता है। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन शॉप में चूर्ण, कैप्सूल, काढ़े के फॉर्म में मिलती है।
दूसरी औषधि है मेथी दाना। इसके घुलनशील फाइबर के कारण ग्लूकोज अवशोषण धीमा करता है और इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाता है। इसे भिगोए हुए बीज, अंकुरित बीज या चूर्ण के रूप में लिया जा सकता है। तीसरी औषधि जामुन। जामुन के बीज में जम्बोलिन और एल्केलॉइड होते हैं जो ग्लूकोज को स्टार्च में बदलने वाले एंजाइम को धीमा करते हैं। जामुन के बीज को चूर्ण के रूप में लिया जा सकता है। चौथी औषधि है करेला। इसमें चेरेटिन, पॉलीपेप्टाइड और विटामिन सी होता है जो ब्लड शुगर घटाने में मदद करते हैं। इसकी सब्जी बना के खाने में आपको कड़वी लगती है तो आप इसे ताजा रस, पाउडर या कैप्सूल के स्वरूप में ले सकते हैं। पांचवी औषधि है आमलकी, जिसे आंवला भी कहते हैं, जो विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर पैनक्रियाज की सेल को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है। ये ताजा रस या चूर्ण के रूप में मेडिसिन शॉप में मिल जाती है। मधुनाशनी वटी नाम से कॉम्बिनेशनल आयुर्वेदिक औषधि बहुत सी कंपनियां बनाती है। इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। मधुनाशनी वटी में कई आयुर्वेदिक जड़ी बूटी और उपयोगी घटक होते हैं जो ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इनमें शामिल है गुड़मार, जामुन बीज, करेला, आंवला, अश्वगंधा, शिलाजीत, गिलोय, बेलपत्र, हल्दी, नीम पत्ती, त्रिफला, गोखरू, लौंग, वंग भस्म और कई औषधि। एक इंसुलिन नामक प्लांट जिसका वैज्ञानिक नाम कॉस्टस इगिनस है, इनकी पत्ती में प्राकृतिक कोरोसोलिक एसिड पाया जाता है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। बहुत सी कंपनी इसका उपयोग आयुर्वेदिक औषधि बनाने के लिए करती है। इनकी पत्ती का पाउडर भी मार्केट में मिलता है। इसकी पत्ती शुगर लेवल को कम करने और इंसुलिन सेंसिटिविटी सुधारने में सहायक होती है। औषधियों का सेवन किस प्रकार और किस मात्रा में करना चाहिए, ये आपके शुगर लेवल और डायबिटीज के प्रकार पर निर्भर करता है। इसलिए मेरी सलाह है कि औषधियों का सेवन आप केवल किसी अनुभवी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से ही करें। मेरे सभी डायबिटीज पेशेंट की औषधियों का कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है। औषधि की मात्रा कम या अधिक लेने से शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए कृपया मेडिसिन और घरेलू नुस्खे हमेशा डॉक्टर की परामर्श से ही लें। डायबिटीज केवल एक चिकित्सीय समस्या नहीं है, बल्कि यह हमारे संपूर्ण जीवन शैली से गहराई से जुड़ी हुई स्थिति है। इसका उपचार केवल दवाओं पर सीमित नहीं होता, बल्कि सभी सही जीवन शैली और संतुलित आहार अपनाने से इसके प्रभाव को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। डायबिटीज के रोगियों के लिए नियमित व्यायाम किसी औषधि से कम नहीं है। प्रतिदिन 30 से 45 मिनट हल्के से मध्यम स्तर का व्यायाम करने से शरीर में ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित रहता है। जैसे पैदल चलना, हल्की दौड़, साइकिल चलाना, स्विमिंग जैसी गतिविधि बहुत लाभकारी सिद्ध होती है। योगासन जैसे 10 से 15 मिनट पवन मुक्तासन, 10 से 15 मिनट मंडूकासन, 5 से 7 बार सूर्य नमस्कार शरीर की सेल की इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं तथा पाचन तंत्र को सशक्त बनाते हैं। नियमित व्यायाम से मोटापा कंट्रोल होता है, हृदय स्वस्थ रहता है और रक्तचाप सामान्य बना रहता है, जो डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। डायबिटीज पेशेंट में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला भोजन अपनाना चाहिए, जिसमें ब्लड शुगर धीरे धीरे बढ़े। भोजन में साबुत अनाज, दलिया, ब्राउन राइस, जौ, ओट्स जैसी चीजें शामिल करनी चाहिए। ताजी हरी सब्जी, सलाद, अंकुरित दालें न केवल पोषक तत्व प्रदान करती है, बल्कि पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखती है। वही दूसरी ओर प्रोसेस फूड, सफेद चीनी, मैदे से बनी हुई चीजें, जंक फूड से दूरी बनाना आवश्यक है, क्योंकि ये रक्त शर्करा के स्तर को तुरंत बढ़ा देते हैं और शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही पर्याप्त मात्रा में पानी पीना और समय पर भोजन करना भी जरूरी है। तनाव और चिंता डायबिटीज के रोगी के लिए छुपे हुए शत्रु की तरह है। अधिक तनाव लेने से शरीर में कार्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे ब्लड शुगर पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसलिए रोगी को मानसिक शांति बनाए रखने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्राणायाम, ध्यान और योग निद्रा जैसी तकनीकी तनाव को कम करती है और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। पर्याप्त और गहरी नींद लेना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि नींद की कमी से शरीर में मेटाबॉलिक प्रोसेस पर बुरा असर पड़ता है।
तो अब आपने समझ लिया कि डायबिटीज सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि हमारी लाइफस्टाइल और चॉइसेस का रिफ्लेक्शन है। मॉडर्न साइंस हमें इसकी डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के लिए बेहतरीन टूल्स देती है। वही आयुर्वेदा हमें इसके जड़ तक पहुंचकर हीलिंग का होलिस्टिक तरीका सिखाती है। याद रखिए, बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट और कुछ चुनी हुई आयुर्वेदिक हर्ब्स, ये सिर्फ आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं करेंगे बल्कि आपके पूरे मेटाबॉलिज्म को फिर से बैलेंस में लाएंगे। मेरा मानना है कि सही जानकारी, सही लाइफस्टाइल और सही माइंडसेट से कोई भी बदलाव असंभव नहीं है। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी और अगली बार फिर मिलते एक नई हेल्थ जानकारी के साथ। धन्यवाद।